हेलो गाइज। मध्यकालीन भारत की जो क्लास चल रही थी, यानी धमाका बैच के अनाउंसमेंट के बाद जो क्लास स्टार्ट हुआ था मध्यकालीन भारत की, उसकी क्लास जो चल रही थी उसमें दिल्ली सल्तनत के समाप्ति के बाद अब मुगल वंश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज से क्लास चलेगा मुगल वंश का। और धमाका बैच जो लॉन्च किया गया था यूपी पीसीएस 2023 को देखते हुए, और भारत में पहली बार ऐसी क्लास दी जा रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली रेगुलर क्लास होगी। तो अब हमने मुगल वंश आज पढ़ाएंगे। मुगल वंश, चलिए बातें तो होती रहेंगी। परिचय मेरा प्रभात रंजन और यूनि एग्जाम्स के पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। बातें बीच बीच में करते रहेंगे आपसे। आज पहले मुगल वंश के स्टार्ट करेंगे, फिर बताएंगे मुगल वंश कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे, और उसके बाद पहला जो शासक था जो स्थापना किया मुगल वंश का यहाँ पे, बाबर, वो उनके बारे में बताएंगे। तो आज क्लास जो चलेगी मुगल वंश की, बाबर की क्लास चलेगी आज। चलिए मुगल वंश। पहले मुगल वंश के बारे में जानिए। मुगल वंश जो है ये लैटिन शब्द मोंगा से निकला हुआ है। लैटिन शब्द मोंगा से निकला हुआ है। मोंगा से निकला हुआ है, लैटिन शब्द मोंगा से निकला हुआ है। और इनकी कहानी क्या है इनकी मुगल वंश वालों की? मुगल वंश जो थे ये भी तुर्क थे, यानी चगताई तुर्क। तुर्कों की एक शाखा थी, तुर्क की एक शाखा थी चगताई तुर्क। चगताई तुर्क, चगताई तुर्क, यानी चगताई तुर्क जो था मंगोल नेता चंगेज खां के जो द्वितीय पुत्र थे उन्हीं के नाम पे था। मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे इस शाखा का नाम चगताई तुर्क शाखा का नाम पड़ा। और ये जो द्वितीय पुत्र था, इनका जो अधिकार था, जब वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे तो मध्य एशिया का बेल्ट और तुर्की जो तुर्किस्तान बोलते हैं उस पे कब्जा था। किसका? चंगेज खां के द्वितीय पुत्र का। उसी की नाम से चगताई तुर्क एक शाखा पड़ा, और तुर्कों की एक शाखा थी चगताई तुर्क, वहीं से ये लोग आए थे, यानी फरगना। अब आ जाएंगे फरगना। चगताई तुर्क जो शासन किए थे वो मैक्सिमम फरगना पे किए थे। और अभी जो शासन बताया हमने वो शासन किसका था? मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के शासन का बताया मैंने कि मध्य एशिया और मध्य एशिया के बगल में ये पूरा तुर्कमेनिस्तान का रीजन जो है वहां पे शासन था। आइए, इसका पहला जो शासक हुआ वो बाबर हुआ। मुगल वंश के स्थापना से पहले बाबर ने क्या किया, कितना बार आक्रमण किया इंडिया पे, तब जाके एक नए राजवंश की स्थापना किया, वह मुगल राजवंश। इसने भारत पे 5 बार आक्रमण किया, तब जाके इसको सफलता मिली, और लास्ट में फाइनली एक नए राजवंश की स्थापना कर डाला। जो द्वितीय अफगान हमने बताया था ना, आपने बताया था लोदी वंश का जो शासक था दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी, उसको हरा के ये क्या करेगा, एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, मुगल राजवंश की स्थापना करेगा। चलिए बातें हैं बाबर पे हम लोग कि बाबर ने इसके लिए कितने पापड़ झेले। बाबर को ऐसे नहीं मिली सत्ता दिल्ली की, और दिल्ली की सत्ता मिलने से पहले बाबर ने कितने पापड़ झेले। देखिए क्या क्या है। बाबर 1526 से 30 शासन करेंगे, मगर 1526 से पूर्व इनके कितने आक्रमण हुए और कहां कहां आक्रमण हुआ, जिसके बाद ये सत्ता स्थापित किए थे। पहले इनके बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता प्रश्न और पूछा गया प्रश्न है। ये कहाँ के थे? तो फरगना जो पड़ता है अफगानिस्तान रीजन में, फरगना पड़ता है। यानी रियासत कौन था इनका जहां के थे ये? वो मावरा नहर में मिलता है, मावराऊ नहर में मिलता है, ट्रांसअक्सियन क्षेत्र में ये इनके निवासी थे, फरगना के निवासी थे बाबर। भाई ये 1483 में इनकी जन्म होती है और 1494 में इनको राजगद्दी की प्राप्ति हो जाती है। यानी किसकी राजगद्दी? फरगना के, जो फरगना बताए थे अभी के निवासी थे, और रियासत जो मिल जाता है फरगना का, वो 11 वर्ष की उम्र में इनको राजगद्दी प्राप्त हो जाता है। आपसे सोचेंगे सर 11 वर्ष का बच्चा सत्ता कैसे स्थापित करेगा? अरे बच्चा समझ नहीं आ रहे हो तुम लोग को, 11 वर्ष में सत्ता स्थापित कर दिया गया।
और संरक्षक के रूप में 2-3 अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया, ताकि इनके नाम से, इस बच्चा के नाम से शासन करते रहे लोग। फिर इनका जन्मस्थल पूछा जाएगा, तो वही फरगना में ही अंदजीन जगह था, अंदजीन का जगह था, वो जन्मस्थल था इनका नाम। बाबर का मूल नाम क्या है? बाबर का मूल नाम जो है, मूल नाम जहरुद्दीन। अब इनके भाई मुगल वंश में जो शासक के नाम लंबे लंबे मिलेंगे, चिंता नहीं कीजिए, बस छोटे टर्म में याद करके चलना है हम लोग। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हमने क्रम में ही बता दिया। ठीक है, अभी बताता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाइए। मूल नाम जो था जहुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका मूल नाम था। पिता इनके जो थे, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता कौन थे इनके? उमर शेख मिर्जा। और इनके बारे में कहा जाता है कि तैमूर के वंशज थे, यानी जब पितृवंश की ओर से, तैमूर के पितृवंश की ओर से 5वें वंशज थे ये तैमूर के। तैमूर का आगमन याद है, 1398 ईस्वी में तैमूर का आगमन हुआ, जब उसमें शासक थे तुगलक वंश वाले लोग थे। तो तैमूर के वंशज से देखेंगे तो पितृवंश की तरफ से बाबर, कौन? बाबर पितृवंश की तरफ से 5वां वंशज था, और उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। माता कौन थी इनकी? माता का नाम था कुतलुग निगार खां। कहीं का कुतलुग निगार ही मिल जाएगा, कहीं कुतलुग निगार खां भी मिलेगा। ये चंगेज खां के वंशज थे, वो तैमूर के वंशज थे। और जो चगताई तुर्क जी सखा थी, जो द्वितीय पुत्र के नाम से था, चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम से, उसी सखा से थी माता जी इनकी, चंगेज खां का वंशज थी। यानी माता की तरफ से जब देखा जाए, तब ये मातृवंश की तरफ से बाबर 14वें वंशज थे। बाबर नहीं होता कि वंशावली जारी की जाती है कि आपके पिताजी नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, तो ऊपर से देखा जाए तो कौन सी पीढ़ी में आते हैं। गांव में होता है ना वंशावली, वही वंशावली की मैं बात कर रहा हूं। माता की तरफ से ये मातृवंश की तरफ से चंगेज खां के 14वें वंशज हो गए, और पिता की तरफ से तैमूर की तरफ से 5वें वंश हो जाएंगे। माता का नाम कुतलुग निगार खां नाम था इनका। उपाधि कौन कौन से लिए थे ये? उपाधि पातशाह की उपाधि और कलंदर की उपाधि, 2 उपाधि लेंगे ये, और एक गाजी की उपाधि भी लेंगे। मैं बता रहा हूं एक एक करके। पातशाह की उपाधि धारण करने का अर्थ ये होता है, ये प्रथम मुगल शासक थे, यानी स्वतंत्र शासक। पातशाह का उपाधि धारण करने का अर्थ हुआ ये अब स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, स्वतंत्र शासक है, इनके ऊपर किसी का छत्र छाया नहीं है, किसी खलीफा से मानता नहीं लिए हैं। और ये उपाधि धारण करने का अर्थ होता है प्रथम मुगल शासक थे जो पातशाह की उपाधि धारण किए थे। चलिए कोई बात नहीं। बाबर जो है अब आता है, शुरू करता है युद्ध, और युद्ध के मैदान से ही ये पहुंचता है भारत पे। तो पहला जो युद्ध हुआ, जो पूछा गया प्रश्न है, सर ए पुल का युद्ध। सर ए पुल का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध शैबानी खां के साथ युद्ध हुआ था, और इसमें जीता भी था। इसमें कौन? बाबर जी हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें उज्बेकों की युद्ध नीति, उज्बेक जो की युद्ध नीति थी, तुगलकमा पद्धति, एक पद्धति थी, सैनिक को सजाने की एक पद्धति थी, तुलगुमा पद्धति, वो पद्धति इसमें अपनाया गया था, और ये बाबर भी अपनाएगा आगे चल के। यानी तुलगुमा पद्धति जो सीखा है बाबर ने, किससे सीखा है? तो उज्बेकों से सीखा है ये। 1504 ईस्वी में बाबर क्या करता है? काबुल और कंधार पे विजय प्राप्त करता है। काबुल और कंधार पे विजय प्राप्त करता है 1504 में। यानी काबुल का जब रीजन देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के अफगानिस्तान के रीजन पे काबुलियन दस्तक देने लगा, और भारत के दरवाजे पे बाबर 1504 ईस्वी में काबुल के रीजन पे ये कब्जा करता है, कंधार और काबुल। और कंधार काबुल की स्थिति जानते ही हैं क्या हो गई है आज की डेट में। चलिए कोई बात नहीं, वो तो मुद्दे अलग हैं। और इस युद्ध के बाद, इस विजय के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण कर ली, पातशाह की उपाधि धारण कर ली। और इसका अर्थ होता है स्वतंत्र शासक। देखिए बच्चों क्या किया है, स्वतंत्र शासक होता है, ठीक है। उसके बाद इसके पूर्व, पातशाह की उपाधि धारण करने के पूर्व, ये मिर्जा की उपाधि, बताए थे अभी, ये पिता का नाम शेख उमर मिर्जा,
शेख उमर मिर्जा, यानी इसके पहले जो उपाधि थी इन लोगों की वो मिर्जा की उपाधि थी। 1504 ईस्वी में काबुल कंधार विजय के बाद ये पाशा का धारण करते हैं, यानी स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने लगेंगे। उसके बाद इन्होंने और आक्रमण कौन सा किया भाई, तो भारतवर्ष पे। ये आक्रमण कब हुआ, ये जब तुर्क से निकले थे तो अफगानिस्तान की बेल्ट तक ये हुआ। मगर भारत पे दस्तक देने के लिए पहला आक्रमण जो भारत में हुआ उनका वो है 1518-19 ईस्वी में। 1518-19 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किए भीरा के किले में। कहीं बैजोर मिलता है, कहीं भीरा मिलता है, पंजाब में पड़ता है भीरा किला। और इसी में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है कि तोप और बारूद का प्रयोग प्रथम बार किस युद्ध में किया गया था, तो वह है भीरा के किले में। जो युद्ध हुआ था पंजाब में पड़ता है, पंजाब करने का अर्थ हुआ आज वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब की बेल्ट में। दस्तक देना शुरू कर दिया बाबर और तोप और बारूद का प्रयोग शुरू हो गया इसमें। दूसरा जो आक्रमण हुआ इनका अकबर का भारत पे, सितंबर 1519 ईस्वी में वो पेशावर पे, और उनसे वापस जाना पड़ा इनको। मैं कोई सफलता नहीं मिली दोनों की युद्ध के बाद। फिर कहें कि भाई अब क्या है भाई, कैसे होगा भाई। और इनके आरंभिक जो आक्रमण हुए, जो भी प्रथम द्वितीय आक्रमण दिखाई देते हैं पंजाब पे, पेशावर पे, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य एक ही था कि भारतीय सीमा का ज्ञान होना, कि भारतीय सीमा आखिर शुरू कहाँ से हो रही है और सीमा की स्थिति क्या है, सीमा के अंदर एंट्री कैसे करेंगे, वहाँ के शासक प्रशासक कैसे हैं, इसके ज्ञान की बात करने के लिए ये थी। इसका उद्देश्य ही था ये। और कुल 5 आक्रमण किया था इसने। और लास्ट आक्रमण जो था 5वां आक्रमण, इसके बाद बाबर सीधे एंट्री करता है दिल्ली के गद्दी पे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 5वां आक्रमण यानी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है भारतीय भूमि पे आके। वो कहाँ का पानीपत, पानीपत पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा में पानीपत पड़ता है। हाँ, हर साल यहाँ पे गीता महोत्सव लगता है पानीपत में। बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को, ठीक है। लड़ाई जो हुआ 5वां पानीपत का प्रथम युद्ध, 3 युद्ध होंगे पानीपत के। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। 2 में तो मुगल बादशाह लड़ेंगे और तीसरे में मराठा मसाब अब्दाली लड़ जाएगा। पहला युद्ध जो है पानीपत का बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। वही इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी, यानी दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी पे दिल्ली सल्तनत शासक जो था उसका लास्ट शासक अफगानों का इब्राहिम लोदी था। इसके साथ युद्ध होता है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा ने आलम खां और इन्हें बुलावट दिया था बाबर को, कि आइए हम सत्ता ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसे क्षुब्ध हो गया था इब्राहिम लोदी। ये कथा कहावत है, इसमें ध्यान नहीं देना है। प्रश्न पूछते नहीं है, ना बनेंगे। प्रश्न बनेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किसके बीच हुआ था, तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो गया और ये मारा गया। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, मारा गया। तो इसके बारे में कहानी एक और है कि ये मध्यकाल में प्रथम शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। एक प्रश्न बनता है इससे कि मध्यकाल में प्रथम शासक कौन था जो युद्ध में मारा गया था। वही इब्राहिम लोदी। इतना ही नहीं, उसका मित्र जो है, किसका मित्र, इब्राहिम लोदी का जो मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य, ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य, वो भी इस युद्ध स्थल में मारा गया था। जब एमपी का जाएंगे पेपर देने तो वहां पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत में कौन ऐसा राजपूत शासक था जो मारा गया था युद्ध भूमि में, वो है राजा विक्रमादित्य। इसी में पानीपत के युद्ध में ही अभी मैंने बताया था कि तुगलमा युद्ध पद्धति जो है ये उज्बेक से ग्रहण किए थे बाबर, तो इस युद्ध नीति का उपयोग किया इसमें, प्लस तोपखाने का भी उपयोग किया। इसके पहले भेड़ा के किले में कर चुका था, भारतीय दस्तक पे तोपखाने का प्रयोग करता है, यहाँ पे तोप लेके आता है। और इस तोपखाने के प्रयोग के साथ ही उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग करता है। उस्मानी पद्धति में होता क्या है कि 2 तोपखाने के बीच में जगह छोड़ के एक युद्ध की जाती है, यानी इसका प्रयोग करता है।
और इसी में इसके दो तोपची के नाम मिलते हैं, उस्ताद और मुस्तफ़ा। दो तोपची के नाम मिलते हैं, उस्ताद मुस्तफ़ा। पूछा जाता है प्रश्न, इनके दो तोपची कौन थे? उस्ताद और मुस्तफ़ा, इनके दो तोपची थे। उसके बाद उस्मानी पत्ती जो है वही रूमी विधि से अपनाई गई पत्ती थी, यानी तोपों को सजाने की पत्ती थी। तोपों को सजाने की पत्ती, तोप को ऐसे सजा देते थे लोग। और जो तुलगुमा पत्ती थी, तुलगुमा पत्ती, तुलगुमा पत्ती थी, उसमें क्या था कि दाएं भाग और बाएं भाग, दाएं, ये शासक है, इसके दाएं भाग और बाएं भाग पे सैनिक रहते थे। और आगे इसमें एक कंडीशन और होता था इस पत्ती में कि खाई खोदती जाती थी, खाई, और इसमें सैनिक छिप के रहते थे। तो दाएं भाग और बाएं भाग पे जब बाबर युद्ध कर रहा था पानीपत का, तो हुमायूं जो है नेतृत्व प्रदान किया था इसको। हुमायूं, इसका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो हुमायूं है, वह नेतृत्व कर रहा था दाएं भाग बाएं भाग का। और ये उज़्बेकों से ग्रहण किया था। और इसमें हार के बाद, इब्राहिम लोदी के हार के बाद, अफगान शासक की समाप्ति होती है और यहाँ से एक नए राजवंश भारत में शासन करेंगे, वह है मुगल राजवंश, जो मोंगा सबसे लिया गया है, जो तुर्क की चगताई तुर्क शाखा से हैं। ठीक है, ये मुगल राजवंश की स्थापना इस हिसाब से देखा जाए तो बाबर जो हुआ मुगल राजवंश की स्थापना करने वाला हुआ, और बाबर संस्थापक हुआ किसका? मुगल वंश का। उसके बाद बाबर के बाद जो शासक आएगा मुगल राजवंश में, उसके बाद शासक बनेगा हुमायूं, उसका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। उस हुमायूं के बाद शासक बनेगा जो 1530 से लेके 1540, और बीच में एक बार शेर शाह शासन करेगा, और फिर 1555 से लेके 1556 तक। उसके बाद इसका पुत्र जो होगा अकबर शासन करेगा 1556 से लेके 1605 तक। उसके बाद इसका पुत्र जो होगा जहांगीर शासन करेगा, जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद इसका पुत्र जो होगा शाहजहां शासन करेगा, मुगल वंश की बात मैं कर रहा हूं, शाहजहां शासन करेगा 1627 से 1657 तक। इसके बाद ये शासन करेगा शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब जो शासन करेगा कब से कब तक? 1657 से 1707 तक। यहां तक का काल जो माना जाता है मुगल राजवंश के शासक शासन करेंगे। इसके बाद भी राजा जो हुए वह पढ़ना होगा आपको आधुनिक भारत के उत्तर मुगल काल प्रदेश पे। उत्तर मुगल काल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये पढ़ना होगा इसके बाद के शासनकाल में। 1707 के बाद को आधुनिक भारत काल मान लिया जाता है। इतने शासक के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें अकबर का नाम सबने सुना है, अकबर द ग्रेटा, अकबर द ग्रेट, ये एक सीरियल भी आती है, लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, अकबर का नाम तो भाई सबने सुना है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग क्लास पे डायरेक्ट। खानवा का युद्ध, इसके बाद बाबर लड़ता है, खानवा का युद्ध लड़ता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को वो लड़ता है खानवा का युद्ध, बाबर। और ये लड़ाई होती है बाबर और राणा संगा के बीच में, यानी अब राजस्थान रीजन में लड़ाई होगी। दिल्ली ये गद्दी है, राजस्थान रीजन में राजपूत घराने के बीच के क्षेत्रफल को जीतने के लिए राणा संगा के साथ ये युद्ध होता है, बाबर और राणा संगा में। इसमें राणा संगा पराजित होता है और इसी में इस जीत के लिए, खानवा की जीत के लिए, राणा संगा बाबर से कमजोर शासक नहीं था, इनसे ज्यादा योद्धा था। हाँ, तकनीकी मामले में कमजोर हो सकते हैं राजपूत घराने, क्योंकि तलवार के दम पे जीतना चाहते थे, जबकि ये तोपखाने का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। इसीलिए इसने जीत के लिए जिहाद का नारा दे दिया। किसने? जिहाद। किसने? बाबर ने जिहाद का नारा दे दिया। यानी पूछा जाता है प्रश्न कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? वह है खानवा के युद्ध में। प्लस कहा कि आप लोग जीत जाएंगे तो तमका नामक कर एकदम हटा दिया जाएगा। तमका नामक कर, तमका नामक कर जो हटा दिया गया, खानवा के युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं हम। और इसी में जब जीत गया ये, तो गाजी की उपाधि प्रदान किया इसने, गाजी की उपाधि प्रदान किया। यानी गाजी की उपाधि प्रदान किया कौन? बाबर। गाजी का कहने का अर्थ हुआ काफिरों को मारने वाला, कहते हैं गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। और इसमें कहा गया कि राणा संगा घायल होने के पश्चात
झाला आजा, झाला आजा को राजमुकुट पहनाया गया। इसमें कहा जाता है कि घायल होने के बाद जो लेके गया था वो झाला आजा को राजमुकुट पहनाया गया था। अब जो है बाबर की जो शक्ति थी काबुल में, वो शक्ति का केंद्र कहाँ हो गया? दिल्ली हो गया, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे इसका अधिकार हो गया। यानी बाबर की शक्ति केंद्र जो हो गया काबुल से ट्रांसफर होकर अब दिल्ली हो गया। उसके बाद और युद्ध करेंगे बाबर। अब शासक को जीतना है, अब ये बाबर दिल्ली गद्दी पे आ गया तो भाई साम्राज्य विस्तार चाहिए ना, साम्राज्य विस्तार। तो राजस्थान में घुसा, तराना संघा से लड़ा, खनवा की युद्ध। अब लड़ेगा वो चंदेरी का युद्ध लड़ेगा, घाघरा का युद्ध लड़ेगा, वह बिहार बंगाल तक जाएगा युद्ध लड़ते रहते। चंदेरी का युद्ध 1528 में, 29 जनवरी 1528। यूपी में डेट पूछता है, यूपी में डेट पूछता है युद्धों का डेट। तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ और इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच, चंदेरी का शासक था बाबर और मेदिनी राय, मेदिनी राय शासक यहाँ का था, प्रशासक शासक, उसको बाबर ने हराया और इसको अपने कब्जे में लिया। फिर घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 ईस्वी को, घाघरा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? ये बंगाल रीजन घाघरा का बेल्ट बताते हैं, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है, ठीक है। छपरा भी मिलता है, छपरा देवरिया का जो बेल्ट है वहीं घाघरा नदी के आसपास ये लड़ाई सुनते होता है। तो बाबर अफगानों के मध्य घाघरा का युद्ध हुआ है, बाबर अफगानों के मध्य, और ये बाबर का लास्ट युद्ध था। इसके बाद ये साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका, क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। बाबर का अंतिम युद्ध बाबर अफगानों के मध्य, और बाबर ने अफगानों को हराया और फाइनली बाबर ने अफगानों को हरा के बाहर कर दिया। एक अफगान से जीत के आया था इब्राहिम लोदी से, दूसरा शासन कर रहे थे बिहार बंगाल के बेल्ट पे, तो अफगानों को हराया घाघरा के युद्ध में और ये समाप्ति के कार पे अफगान। एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। प्रश्न पूछा गया है कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है? वह है घाघरा का युद्ध। और इस युद्ध के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी 100 को 2 बार दफनाया गया था। पहली बार जब मृत्यु हुआ तो इसको आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया, आगरा के आराम बाग में, उसी का फोटो लगा था अभी, आगरा के आराम बाग में, जिसे नूर अफगान भी बोलते हैं, नूर अफगान भी बोलते हैं इसको, नूर अफगानी बोलते हैं इसको। हाँ, इसके बाद इसकी विधवा जो है, विधवा पत्नी, यानी पहले आगरा के आराम बाग में, बाद में काबुल में, इसकी क्योंकि इसकी इच्छा थी कि मुझे वहां दफनाया जाए जहां मेरी जन्मभूमि हो, कर्मभूमि नहीं, जन्मभूमि पे दफनाया जाए। तो उसके बाद इसकी विधवा पत्नी जो थी मुबारक यूसुफजाई, कौन? मुबारक यूसुफजाई, मुबारक यूसुफजाई जो है इसके अस्थियों को ले जाके काबुल में दफना दिया, काबुल में दफना दिया। इसने और क्या काम किया भाई? शासन काल बहुत छोटा, 4 साल ही कर सका दिल्ली की गद्दी पे शासन, क्योंकि पहले युद्धों में उलझा रहा भारत में प्रवेश करने के लिए। तो भाई क्या क्या काम किया? तो इसने काबुल में चांदी का सिक्का चलाया, जिसका नाम था शाहरुखी, नाम से सिक्का चलाया था काबुल में, जो 1504 में शासन किया था, वहां पे शाहरुखी नाम से सिक्का चलाया था। और दूसरा जो सिक्का चला था कंधार में बाबरी नाम से सिक्का चलाया था, कंधार में बाबरी नाम से सिक्का चलाया था। ये चांदी के सिक्के पे खासियत क्या था कि एक तरफ कलमा खुदते थे और चारों खलीफाओं का नाम, और दूसरी तरफ बाबर के नाम या बाबर की उपाधि जो थी वो खुदे जाते थे चांदी के सिक्के पे। ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है कि उसके चांदी के सिक्के पे क्या खुदा होता था? तो एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम, और दूसरी तरफ बाबर उसकी उपाधि। बाबर ने एक आत्मकथा लिखी अपनी, बाबर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी, तुझ के बाबरी कहिए या बाबरनामा कहिए, या बाबरनामा कहिए या वकायते बाबरी कहिए, वकायते बाबरी कहिए इसको, तुझ के बाबरी, बाबरनामा या वकायते बाबरी। किस भाषा में लिखा भाई? जब तुर्क से आए थे तुर्की भाषा में लिखेंगे लोग, तो ये तुर्की भाषा में लिखे थे। कौन? बाबर की आत्मकथा। मगर इसका अनुवाद भी हुआ है, और एक नहीं कई भाषा में अनुवाद हुआ है। तो बाबरनामा का अनुवाद देखिए क्या क्या है, कौन कौन है। पहले तो इसका अनुवाद फारसी में पयाद खां किया था। कौन? पयाद खां किया था। कहीं पैदा मिलता है, कहीं पयाद मिलता है, पैदा खां ने किया था।
अकबर के काल में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अनुवाद विभाग की स्थापना करेगा अकबर, उसमें अब्दुल रहीम खाने खाना इसका अनुवाद करेगा। फिर शाहजहां के काल में भी इसका अनुवाद होगा, वो अब्दुल तालिब तुर्बती, अब्दुल तालिब तुर्बती जो है शाहजहां काल में इसका अनुवाद करेगा। फिर इसके किताब जो फारसी में अनुवाद हो गया, तो फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो लिड्डन और अस्किन जो था, लिड्डन और अस्किन, ये जो है फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद करेगा बाबरनामा का। सोचिए कितना अनुवाद हुआ भाई। फिर भाषा ओरिजिनल किताब जो था तुर्की भाषा में था। तो मिसेज बेबरिज, एम बेबरिज नाम मिलता है, मिसेज बेबरिज जो है तुर्की से अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे। इतने अनुवाद हुए और प्रश्न बनते हैं इससे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा। उसके बाद बाबर ने रिसालत उस मिसाज की रचना की थी खत बाबरी नाम से। रिसालत की रचना खत बाबरी नाम से की थी। चलिए अब अगला है, बाबर जो है मुबियाइन नामक पद शैली में ये कविताएं भी लिखता था। मुबियाइन नामक पद शैली में, मुबियाइन पद था, दीवान कहीं कहीं मिलता है, दीवान भी पद की शैली थी इसकी। प्लस इसने क्या क्या काम किया, गज बाबरी एक अपनाया, गज बाबरी जो सड़क नापने का पैमाना था। मुबियाइन नामक पद शैली की बात भी पूछा गया है कि किस शैली में वो कविताएं लिखता था, तो मुबियाइन नामक शैली उस। और ये जो था नक्शबंदी सूफी संत थे, उसका अनुयायी था। नक्शबंदी जो धार्मिक प्रथाओं पे प्रतिबंध लगा दिए थे, नक्शबंदी लोग संगीत को गौर नहीं करते थे। भक्ति सूफी पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम कि नक्शबंदी और क्या काम, भक्ति सूफी, ये उन्होंने गीत संगीत पे जो नहीं दिया, तो उसका ये था अनुयायी था। सूफी संत क्या था, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, पूछा गया प्रश्न है, ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के अनुयायी था नक्शबंदी सूफी संत। ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था बाबर। और बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक का जिक्र किया है। 5 मुस्लिम शासक, कहा कि ये शासक थे अपने आप में वीर योद्धा थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, कमजोर नहीं कहीं इनको आंख नहीं हम लोग। तो दिल्ली मतलब लोधी वाला बेल्ट, मालवा, गुजरात, ये मुस्लिम शासक की जिक्र कर रहा है। बंगाल और बहमनी, कहा कि 5 जो है ये मुस्लिम शासक थे जो अपने आप में कमजोर नहीं थे, इनको हराना आसान नहीं था। यानी 5 मुस्लिम शासक जिक्र किया है, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बंगाल और बहमनी। और 2 हिंदू शासक का जिक्र किया है, विजयनगर और मेवाड़, जिसे वो लड़ना पड़ा था उसको। ठीक है, इसके अलावा इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण भी कराया था, बाबरी मस्जिद का। और बाबरी मस्जिद के बारे में जानते ही हैं कि अयोध्या कांड जो हुआ है, यानी मीर बाकी द्वारा कराया गया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। बताया कि उसके राम के मंदिर के ऊपर ही, राम लल्ला की भूमि, जन्म की भूमि के ऊपर ही बाबरी मस्जिद के निर्माण किया गया था। बाद में बाबरी मस्जिद ढह गया और अभी कोर्ट डिसीजन दिया है तो मस्जिद अलग बनेगा और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, हिंदाल, कमरान और अस्करी। और वही नूर इसने जो अपनाया था, नूर अफगान यानी आराम बाग आगरा में जो बनाया था, ज्यामितीय विधि से बनाया था, ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाया था, ज्योमेट्रिकल मेथड से आराम बाग बनवाया था इसने आगरा में। अब आइए प्रश्न पे, अब इतना बाबर के बारे में है, इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बाबर के बारे में, एक गारंटी है मेरी। मध्यकालीन भारत में के मुगल शासक कहाँ के थे, तो चगताई तुर्क थे। अभी बताए हैं आपको हम। किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था बाबर को, वो शैबानी खां 1502 ईस्वी में बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था, तभी तो वहां चले थे। यहाँ किस मुगल शासक के भारत में ऑटोमन युद्ध पत्ती को अपनाया था, तो बाबर ने अपनाया था। देखिए बाबर को बबर कर दिया है, कोई बात नहीं, बाबर ने अपनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तब ये बताना पड़ेगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी सैन्य कुशलता, यानी तोपखाने का प्रयोग, तुलगुमा पद्धति, ये सब का प्रयोग और सैन्य कुशलता जो है ये इसके। उसके बाद है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था, वहीं कुशल सेनानायक,
बताया ना भी, बाबर की वीरता तो सब में था, मकुशल सेनानायक जो था वो था इसका। किस यदि ऑप्शन ई रहता इसमें, इनमें से सभी, तब मानना पड़ता इनमें सभी। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो तोपों का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, उसके पहले भेरा के युद्ध में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? वही प्रश्न बार बार आ रहा है, इब्राहिम लोदी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था? तो 1526 ईस्वी में प्रश्न पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा 29 और चंदेरी 30। नहीं भाई, इसी बीच तो चंदेरी हो जाएगा, तो चंदेरी गलत है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, तब घाघरा युद्ध हुआ था। तो कौन सही सुमित नहीं है, ठीक है। और घाघरा 28 में हो चुका था, 30 में तो जरा मर ही गया था जरा। और इसमें एक और कहानी है कि 1500, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि घाघरा 29 ठीक है, 28 में हुआ था। हाँ, निम्नलिखित युद्ध में से किसी एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध जीतने के लिए उसने 1527 में जिहाद का नारा दे दिया, जिसमें राणा सांगा के साथ उसका युद्ध हो रहा था, ठीक है। राणा सांगा ने युद्ध में किसमें बाबर की विरुद्ध लड़ाई किया था? तो खानवा की युद्ध की लड़ाई किया था। बाबर सर्वप्रथम पदशाह की उपाधि कहां धारण की थी? तो काबुल के युद्ध जो हुआ 1504 में, वो सब पदशाह की उपाधि धारण की। उसके पहले वो मिर्जा की उपाधि धारण किया था। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो दो का यूज किया है, मेवाड़ का और विजयनगर का उल्लेख किया है, दो हिंदू राज का उल्लेख किया है इसने। तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो भाई तुर्की भाषा में लिखी गई थी, और उनकी भाषा ओरिजिनल थी तुर्की, तुर्की लिखी गई थी। और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने। ये इतना प्रश्न जो है यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस पे आए हैं जो यहाँ है, इससे बाहर बाबर से एक प्रश्न नहीं आएंगे, गारंटी। इसके साथ ही संस्था द्वारा यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, उसमें शामिल होकर अपने तैयारी को धार को देख सकते हैं। और एक काम और जरूर करिए आप लोग, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। और मैं मोटिवेट कैसे होता हूँ पता है, क्योंकि क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा तो ले नहीं रहा हूँ आप लोग से। तो एक काम जरूर कीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर ठोक दीजिए, प्लस जो नए बच्चे हों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यही है मोटिवेशन का तरीका। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बाबर पढ़ लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।